जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह सुपर फास्ट वीडियो आपके परीक्षा को धुआं धुआं करेगी, क्योंकि हमने बाल विकास यानी सीडीपी के लाइव टेस्ट में 30 क्वेश्चंस को रखा है। ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं और आपको बताएंगे कि पेपर में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। आइए स्कोर चेक करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है और इस बार पूरी संभावना है कि आपको पहले क्वेश्चंस में ही ये देखने को मिलेगा। कहता अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। 4 ऑप्शंस में आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन में से ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब भी हम व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, तो हम रोज ना रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इसलिए लर्निंग ही, अधिगम ही सीखना एक ही चीज है, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ ही साथ ये अधिगम कैसा होता है दोस्तों? ये सीखना होता है ना, परिवर्तन जो व्यवहार में आता है, ये कैसा? स्थायी परिवर्तन होता है। आंसर बी लॉक हो जाएगा। आइए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की स्लाइड पर दूसरा क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, कहता है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। मेरे लाल, हर बहन, हर भाई, याद रखिएगा कि जब भी देखिए हमें अगर कोई भी जैसे हमें अगर साइकिल चलाना आता है और हम साइकिल चलाने वाले ज्ञान को मोटरसाइकिल चलाने में लगाते हैं, हमें साइकिल चलाना आता है और हमने साइकिल की बदौलत मोटरसाइकिल भी सीख ली, तो हमने अपने ज्ञान को स्थानांतरित किया, एक जगह से दूसरी जगह उपयोग किया है। स्थानांतरित को कहा जाता है सीखने में स्थानांतरण। इसलिए दूसरे का आंसर बी हो जाएगा मेरे लाल। क्लियर है ना? यदि पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हम आपका परिवार हैं और हम परिवार को हमेशा उच्चतम शिखर पर देखना चाहते हैं। यानी सिलेक्शन आपका श्योर है, क्योंकि आपसे बेहतर बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? अगर हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ हो। अब स्तंभ होते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार, अब सीडीपी का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि कई बार बारंबारता वाले प्रश्न आप मैथमेटिक्स में नहीं करते थे। इस तरीके के जो है स्तंभ दिखाई देते थे, उस पर कोई डिजिट लिखा होता था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये स्तंभ लिखा है तो इसमें आंसर छुपा हुआ स्तंभाकृति हो जाएगा। बड़ा आसान है, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए, शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5 साल होती है, बाल्यावस्था इसके बाद आती है 6 से 12 साल होती है, किशोरावस्था इसके बाद आती है 12 से 18 साल होती है, और प्रौढ़ावस्था इसके बाद आती है 18 से 60 साल होती है। चारों अवस्थाएं मैंने बता दी, 4 क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर। ठीक है ना? अब बात करते हैं यहां पर उच्चतम विकास की, तो आपको पता होना चाहिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 18 साल तक जाते जाते बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो जाता है। और किशोरावस्था में एक और क्वेश्चन आता है, कहता है ये बताओ कि किशोरावस्था जो है ये किसने कहा था कि भैया तनाव और तूफान की अवस्था है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। एडोलसेंस पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। हमने नीचे प्लेलिस्ट दे दी है, उसमें सारी लिंक एक साथ में मिल जाएंगी। आप अपनी बेहतर तैयारी करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जैसे बच्चे अगर पूरा सिलेबस देख लेते हैं सुपर फास्ट में, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। आंसर मूल प्रवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि शिशु जो होता है वो जन्म से 2 साल की बात करें शैशव, और जन्म से 5 साल की बात करें दोस्तों ये शैशवावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति, बच्चा बोल नहीं पाता, मूल प्रवृत्ति यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक, बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के द्वारा चीजें जो है अपनी कंट्रोल करता है। भूख लगेगी तो रोएगा, है ना? इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने प्रयोग किया था। जब अंतर्दृष्टि की बात करते हैं तो ये सीखने का जो सिद्धांत आया है ये दोस्तों बनमानुस पर प्रयोग किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। क्योंकि इनसाइट थ्योरी किसकी देन है? इनसाइट थ्योरी गेस्टाल्टवादी दे गए हैं। गेस्टाल्टवादी की बात करेंगे और ये संप्रदाय है दोस्तों, 1912 में इसका उदय हुआ था। इनसाइट थ्योरी को जो है अगर देखा जाए, इस गेस्टाल्टवाद का उदय जो है हुआ था, इसके प्रतिपादक हैं वर्दिमर। कौन है? वर्दिमर है। लेकिन अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? ये मिस्टर कोहलर ने दिया। ये भी बात आपको याद रखना है। ये बनमानुस या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में भी उच्च होंगे, सृजनशीलता में होंगे, अध्ययन में होंगे, विश्लेषण में होंगे, अच्छे अंक प्राप्त करने में। दोस्तों गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशील क्रिएटिव ही होंगे। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा क्रिएटिव होगा, हर बच्चा क्रिएटिव कार्य करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखो, सृजनशीलता जो रिलेट करती है वो मौलिकता पर रिलेट करती है, यानी कौन बच्चा कितना क्रिएटिव है। जो सृजनशील बालक होगा वो अपसारी चिंतन करेगा, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 7 का आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आपके दिमाग को कंट्रोल करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप सोच सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान, आपका जो मन है दोस्तों, उसको सेंटर में कैसे लाएंगे, और उसको सेंटर में लाने के लिए एक तो बाह्य दशा हो सकती है, एक आंतरिक। आंतरिक मतलब एक्सटर्नल जो होती है वो हम ये कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी इंटरनल की बात करें दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि वो अंदर से आपके आंतरिक भाव से होगी। अवधि, नवीनता, रुचि, आकार में ऑप्शन सी हो जाएगा। रुचि होगी तभी कहोगे, दिल से आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ ये काम मैं करूंगा, आंसर सी होगा। बहुत अच्छे। देखो, क्वेश्चन गलत होंगे, मैं कहता हूं 30 क्वेश्चन में आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन गलत होना बहुत जरूरी है यहां पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं तो एग्जाम में गलत होंगे। अच्छा आप ये बताओ, एग्जाम में गलत होना सही है या यहां सही है? एग्जाम में गलत होना नहीं। इसलिए हर बहन हर भाई गलत करो और क्वेश्चन का सही आंसर दो। ये देखो कि क्या 14-15 स्कोर बन रहा है 30 में या नहीं। निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति को मापने के लिए दोस्तों 9 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। देखिए, प्रत्यावाहन विधि है, पहचान विधि है। किसी भी चीज को हमने देखा, हमने कहा कि हाँ इस व्यक्ति को देखा था। हमने कोई चीज हमें याद नहीं आ रही, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हमारा आ गया और हमें याद नहीं आ रही, हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पुनः सीखने की विधि यानी पुनः उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, या हम नहीं भूल रहे हैं तो उसको सीखेंगे। तार्किक विधि जो है ना ये नहीं आती है। अगला, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी। टीएटी का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या होता है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और ये क्या है? यह एक जो व्यक्तित्व है ना उसको मापने की एक प्रक्षेपी विधि है। तो टीएटी याद रखो, एक टीएटी होता है और एक आईवीटी होता है, इंक ब्लॉक टेस्ट। तो इंक ब्लॉक टेस्ट जो है हरमन रोरसा ने करी थी, ये अब आपको याद रखना है, हरमन रोरसा ने करी थी। और टीएटी की खोज करी थी मुर्रे एवं मार्गन, है ना, मरे एवं मार्गन कह सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूं बैलक। एक सीएटी परीक्षण भी आया, सीएटी परीक्षण जिसको चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट कहा गया। कैसे याद करोगे? चाइल्ड माने बालक होता है, ऐसे आपको बैलक याद रख लेना है। बैलक एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो आईवीटी पूछे तो हरमन रोरसा, टीएटी पूछे तो मुर्रे एवं मार्गन या मरे एवं मार्गन, और सीएटी पूछे तो बैलक हो जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा सी, 11 नंबर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कैसे हो सकता है? विषय केंद्रित शिक्षा पर लॉक किया जाए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर, या बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो मनोविज्ञान की बात करें तो दोस्तों मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। लेकिन वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन चल रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड करने वाला ऑप्शन है जो बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमारे एनसीईआरटी में की जा रही है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत, और डी है वैयक्तिकता का सिद्धांत। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? 12 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, बात बाकी सारे सिद्धांत हैं। वृद्धि के विकास में निरंतरता पाई जाती है, समन्वय का एक रिलेशन पाया जाता है, वैयक्तिकता का एक सिद्धांत पाया जाता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत यहां पर वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। 13 नंबर। अब देखिए 12 गलत होगा, 13 भी गलत हो सकता है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना, जो प्रस्तावना नहीं होती, हर पाठ के पहले एक प्रियम्बल दी जाती है, जैसे संविधान में भी एक प्रियम्बल होती है। प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। जो पाठ प्रस्तावना को कैसे सीखा जाए, वो प्रभाव के नियम पर है क्या, सादृश्यता के नियम पर है क्या? कमेंट कीजिएगा
तत्परता के नियम पर है क्या सहचर्य। अब तत्परता का नियम किसने दिया है, प्रभाव, तत्परता, ये सब दिया है थॉर्नडाइक ने। तो जब भी आपकी बात करी जाए प्रस्तावना से तो आपको याद रखना है क्या मिस्टर थॉर्नडाइक के तत्परता के सिद्धांत से संबंधित है। आंसर हमारा सी होगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है। संप्रत्यय का मतलब इंग्लिश मतलब समझाएं। संप्रत्यय का मतलब होता है जब आप किसी की इमेज देखते हो, फोटो देखते हो, है ना, जो फोटो है वही दोस्तों उसका हिंदी रूपांतरण आप कह दो कि संप्रत्यय, जो हमारे दिमाग में इमेज बनती है वही संप्रत्यय है। तो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है बताओ, प्रथम सोपान क्या है दोस्तों। 14 नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। हाँ भैया 13 बता दिए, 13 का सी होगा, 14 का आंसर भी क्या होगा, सी, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली देखने की कोशिश करोगे, प्रत्यक्षीकरण। अगर संप्रत्यय है, अगर कोई चित्र बन रहा, अगर कोई फिगर बन रहा है आपके दिमाग में, इमेज बन रही है, फोटो बन रही है, तो प्रत्यक्षीकरण का होना बहुत जरूरी है। पहली सीढ़ी ऑप्शन नंबर सी ही जाएगी। आज के बाद कभी नहीं बोलोगे तो संप्रत्यय आ जाए तो समझ लो इमेज। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर गलत हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप चीजें सीख रहे हो। प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करें, जो प्रेक्षण होते हैं, प्रेक्षण समझते हो ना, प्रेक्षण जो होते हैं किसी भी चीज में दिए गए आंकड़े, इसीलिए मनोविज्ञान में यह शब्दावली अलग है। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया, तो ये दोस्तों 15 नंबर का आंसर दिया है बी ऑप्शन, वेंडूरा। ये वेंडूरा गलत लिखा है, कैसे आप लिख सकते हो, वंडूरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, वंडूरा ने दिया है, बात याद रखिएगा। अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब प्रभाव के नियम की बात आती है तो प्रभाव का नियम किसने दिया है, मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया। और थॉर्नडाइक की अगर बात आती है तो ये जो है ये किसने, ये हम कहते हैं कि जब भी हमने अभी देखिए यहां पर बात करी थी प्रभाव के नियम में, ये देखिए प्रभाव का नियम था, तत्परता का नियम था, और एक और अभ्यास का नियम आता है, अभ्यास का नियम। तो ये मुख्य नियम में आते हैं, ये सभी थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नियम हैं। थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और पावलोव ने जो दिया सिद्धांत है वो दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया क्या, हम ये कह सकते हैं कि भैया कुत्ते पर प्रयोग किया है। और पावलोव की बात करें 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। स्किनर क्रियाप्रसूद और वॉटसन है व्यवहारवाद के जनक। 17 नंबर का आंसर क्या है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा जवाब दीजिएगा। 17 नंबर का आंसर ए होगा, रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, उद्दीपक वस्तु प्राविधि, प्रकाश ध्वनि गंध और पुरस्कार दंड प्रोत्साहन। 17 नंबर का आंसर क्या होगा, रुचि लक्ष्य और अभिवृत्ति। आप समझिएगा कि जब अवधान की बात करी जाए कि भैया किसी भी चीज़ को हमें प्राप्त करना और उसमें कोई बैरियर आ रहा है तो हमारे अंदर ये पता होना चाहिए कि देखिए हम पुरस्कार दंड प्रोत्साहन ले नहीं सकते, है ना, मेरी बात समझिएगा। प्रकाश ध्वनि गंध ले नहीं सकते क्योंकि रुचि और लक्ष्य अभिवृत्ति, इसलिए क्योंकि यही पॉजिटिव है, बाद बाकी तो सारे निगेटिव हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, एंड लास्ट वन डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन डी हमारा सही होगा क्योंकि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर विकास शुरू हो जाता है और किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं हम केवल, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का डी, क्योंकि केवल वाले ऑप्शन तो हमारे पहले से कट जाएंगे क्योंकि ये निगेटिव होते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे लाल, आप सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लें। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने से, आपको पता है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कमेंट कीजिएगा। क्या 23 जोड़ों में 46 होती है, जरा कमेंट करके बताइए। जब भी इस तरीके का, इस टाइप का जो है आपके एग्जाम में सिंड्रोम्स पूछा जाता है तो डाउन सिंड्रोम, जब भी देखिए टर्नर सिंड्रोम होते हैं, विल्सन सिंड्रोम होते हैं, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, ये आपके टेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जब 21वीं गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण की बात करी जाए तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बताइए, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अच्छा ये बताइए गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है एग्जाम में, हाँ क्वेश्चन में आता है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए 46 होती है, ठीक है, 46 होती है और 23 का पेयर होता है। क्या होता है, 23 का पेयर होता है,
23 का पेयर होता है। 20 नंबर है, 20 नंबर देखिएगा, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया है, सबसे पहले बताइए। तो नैतिकता का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है कोहल वर्ग ने दिया है, और कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत पर स्टेज के साथ साथ सब स्टेज भी दी है। और जब पूछा जाए नैतिकता वाह कारण के द्वारा, ये नैतिकता जो होती है बच्चा समाज के द्वारा प्राप्त करता है, घर में प्राप्त करता है, विद्यालय में प्राप्त करता है और खेल के मैदान में। अब ये कोहल वर्ग ये कहते हैं कि नैतिकता जो होती है वो बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पूर्व पारंपरिक अवस्था। अच्छा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोहल वर्ग का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, इन सबको देख लेना। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी आपके लिए बहुत कार्य कर रहा है। मैं कहता हूं कि पूरा चैप्टर अगर नहीं क्लियर होगा तब तक चीजें नहीं क्लियर होंगी। 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज। अब ऑप्शन नंबर बी में है ब्लास्ट। अब इसी को उल्टा कर दिया गया, इसी को फिर 1 2 इधर कर दिया गया है, वही चारों ऑप्शंस। आंसर क्या होगा, आंसर दोस्तों आपको याद रखना है कि जिस तरीके से क्रमों की बात करें, अगर कोई भी बच्चा भी होता है, घर में पल रहा होता है, तो उसका भी एक क्रम होता है कि किस तरीके से क्या है, कितने दिन हैं, 280 दिन हैं, और किस तरीके से वो यहाँ पर अपनी क्रियाएं करेगा, है ना। तो एक निर्धारण होता है। अब जब वो पृथ्वी पर आता है, गर्भ के बाद पृथ्वी पर आता है, तो हर व्यक्ति में एक अलग अलग तरीके से विकास होता है। यहां पर 21 नंबर का जो आंसर है वो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अंडाणु के बाद शुक्राणु, शुक्राणु के बाद युग्मनज और लास्ट में है ब्लास्टोसिस। ठीक है ना, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। एक क्वेश्चन 22 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होते हैं, हम कहते हैं ना दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति है अपनी बात को जल्दी बता देता है, कोई व्यक्ति अपनी बात को जल्दी नहीं बताता है। जो बात अपनी शेयर कर देता है वो होता है आपका बहिर्मुखी, और जो बात शेयर नहीं करता है वो होता है अंतर्मुखी, है ना। तो आप याद रखिएगा। अच्छा, अंतर्मुखी का एक और गुण पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्मुखी किस तरीके के व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी उस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो अकेले रहते हैं, उनके मित्र बहुत कम होते हैं समाज में। बहिर्मुखी हंसमुख होते हैं और मित्र ज़्यादा होते हैं, समाज में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। युंग ने इस पर जो है काफ़ी स्टडी करी है, और युंग इस क्वेश्चन का आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। युंग और जुंग दोस्तों एक ही चीज़ है, ये बात आपको याद रखना है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है। 23 नंबर का आंसर क्या होगा, निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन और बहिदर्शन। उदाहरण की बात करें तो आपको पता है कि एग्जाम्पल टू रूल हमें कहाँ जाना पड़ता है, एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलेंगे तो आगमन विधि हो जाएगा। आपको पता है हर चीज़ का विश्लेषण करना, हर चीज़ का वर्गीकरण करना, निरीक्षण करना। वर्गीकरण विश्लेषण मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी दोस्तों क्या है, जब भी दोस्तों, ठीक है ना, जब भी दोस्तों वैज्ञानिक तर्क की बात होती है, वैज्ञानिक तर्क यानी वैज्ञानिक विधि की बात करें तो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है आगमन विधि, क्योंकि वर्गीकरण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। 24, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किसमें होता है। फ्राइड की बात करें तो फ्राइड की बात करें दोस्तों तो फ्राइड हमें पता है आंतरीकरण। जब देखिए फ्राइड ने एक और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है कि फ्राइड जो है, क्या पूछा जाता है, फ्राइड क्वेश्चन में आता है कि ये बताओ कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। तो मनोविश्लेषण संप्रदाय किसने दिया है, मनोविश्लेषण संप्रदाय दिया है सिगमंड फ्राइड, या इदम है ना, इड ईगो सुपर ईगो किसने दिया है, तो ये भी दिया है फ्राइड ने। लेकिन यहां पर अगर आंतरिकरण की बात होगी तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा परा अहम सुपर ईगो के साथ। व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं मैं बना सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्टर वॉटसन हो जाएगा, व्यवहारवाद के जनक हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, न्यूमैन और फ्रीमैन कौन थे। न्यूमैन और फ्रीमैन ने शिशुओं पर अध्ययन किया, तो बाल शिशु पर अध्ययन करने वाले न्यूमैन एंड फ्रीमैन कहलाए। यानी जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन में अगर आ जाए तो जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया है न्यूमैन एंड फ्रीमैन। वॉटसन दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कहलाए और व्यवहारवाद पर एक परिभाषा दी जो ये वाली है। ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है। तो 26 नंबर का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता, जो स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, और आकर्षित करने की बात हो रही है तो आंसर ए हो जाएगा। उद्दीपन की तीव्रता ही क्या है, प्रमुख रूप से क्या करती है, भूमिका निभाती है।
छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी है? शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि है या प्रेरणा है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि छात्र में रुचि कैसे प्राप्त होगी? कोई टीचर तो कर नहीं सकता, शिक्षण भी नहीं इंपॉर्टेंट, प्रेरणा अगर अंदर से प्रेरित है बच्चा, प्रेरणा है, मोटिवेशन उसके अंदर आंतरिक इंटरनल की बात करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन लेते हैं 28। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे तथ्यों द फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम। उदाहरण करने या पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का मतलब समझते हो ना, जो चीजें हम भूल गए हो, विस्मृति। विस्मरण को कहा जाता है दोस्तों ओब्लियन। का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता, या जिसके द्वारा दुखद अनुभव की स्मृति को अलग कर दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 की बात करें तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ कि भैया विस्मृति या विस्मरण वो है, ओब्लियन वो है जो हम कहते हैं कि जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाए। ठीक है ना, स्मृति से अलग कर दिया गया वही तो है, क्योंकि जो चीज हम भूल चुके हैं वही विस्मृत है। एसओआर के जनक कौन है आपको बताना है 29 नंबर। तो एसओआर की बात करेंगे मिस्टर वॉटसन है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। कोहलर और कोफ्फा और कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ पर शून्य भी हो जाए क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा 30 का डी के साथ। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर डी होगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर 2 से 3 तरीके की क्लासेज, एक आपको चेहरे के साथ, एक आपको ऐसी सुपरफास्ट क्लासेज, एक आपको प्रैक्टिस वाली व्याख्यात्मक चित्र के साथ, सारी क्लासेज हम देंगे जो अब तक यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुआ है। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी वंदे मातरम लिंक जरूर देखिए, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे दे दी है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए केवल इतना सर्च करें, सही स्पेलिंग सर्च करें, आपको ऐसा लोगो मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।